हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, एक अच्छी स्थिति में ला रहे होंगे फ्रेंड। क्योंकि इस समय फ्रेंड बुरा दौर चल रहा है, पढ़ाई करने का बहुत कम मन कर रहा होगा। बेशक उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा फ्रेंड जो इस अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, पढ़ाई को जारी रखिए, ब्रेक मत कीजिए, होपलेस मत होइए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है फ्रेंड, इसमें मैं 40 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं इस क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, कितनी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? मतलब फ्रेंड, बाहरी कोश पूर्ण होने का मतलब ये है कौन सी अक्रिय चीजें होती हैं, मतलब जो सबसे कम रिएक्शन शो करती हैं। तो फ्रेंड, ये होते हैं 18वें ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? निष्क्रिय एलिमेंट बोलते हैं या नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं। और इनका जो ऑक्टेव होता है फ्रेंड, वो कंप्लीट होता है, इसलिए सबसे कम मतलब रिएक्शन ही शो नहीं करते किसी के साथ फ्रेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो पहले जानते हैं फ्रेंड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं। एक होता है हमारा टूवर्ड सेंटर और एक होता है टेंजेंशियल पोजीशन पे। तो टूवर्ड सेंटर जो लगता है फ्रेंड, उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो केंद्र से बाहर या टेंजेंशियल पोजीशन पे लगता है फ्रेंड, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं जो टेंजेंशियल पोजीशन पे लगता है, और टूवर्ड सेंटर जो लगता है फ्रेंड, उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। तो यहाँ पर पूछा था केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, तो उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होगा? इसमें बताना है किसका पीएच जो होगा 7 से कम हो, मतलब एसिडिक होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अमोनियम क्लोराइड जो होगा NH4Cl। इसका जो सोल्यूशन होगा फ्रेंड, ये होगा एसिडिक इन नेचर होगा, मतलब इसका जो पीएच होगा 7 से कम होगा। बाकी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, इसका जो सोल्यूशन होगा फ्रेंड, ये होगा बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या होते हैं, सभी एक स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। मतलब यहाँ पर 7 पीएच किसका कम होगा 7 से? तो अमोनियम क्लोराइड का कम होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है? आयरन, क्लोरीन, कार्बन, एल्युमिनियम। तो फ्रेंड, आयरन जो हमारा है, ठीक है, इसका सिंबल जो होता है Fe। ठीक है, ये लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है। किससे? फेरम से, FeRRUM। इसका फर्स्ट 2 लेटर लिया गया है फ्रेंड, आयरन को डिनोट करने के लिए। बाकी कार्बन C, क्लोरीन Cl और एल्युमिनियम Al, ये अपने स्टार्टिंग के नाम से लिए गए हैं। बाकी जो आयरन है वो लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। 120 वॉट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैम्प द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए। तो फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जितने वॉट का बल्ब हो, आप पहले उसको लिख लीजिए। 120 वॉट का है, कितने घंटे यूज हो रहा है? 8 घंटे। और ये वॉट है फ्रेंड, जो भी यूनिट जो होती है ये किलो वॉट आवर में होती है। ठीक है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड? ये तो आवर में हो गया, बट हमें किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। कैलकुलेशन के बाद जो यूनिट आएगी फ्रेंड, वो आएगी हमारी 0.96 यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है किलो वॉट आवर। अगर यहाँ पर से पूछ लेता कि 30 दिन यूज कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर क्योंकि एक दिन का पूछा गया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 30 हम कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जितने वॉट का बल्ब है पहले ऊपर लिखेंगे, जितना आवर है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अगर डेज भी दिया हुआ है तो यहाँ पर डेज भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, क्योंकि किलो वॉट आवर में हमें यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा फ्रेंड दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 0.96 यूनिट। ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक यूनिट होती है फ्रेंड, जो हमारे घरों में बिजली हम यूज करते हैं,
तो जब हम अपना रीडिंग देखते हैं तो वो आता है ना, रीडिंग में तो बताता है कि इतने यूनिट हमने यूज किया है तो इतना बिल देना होगा। तो यूनिट जो है, यूनिट्स, वो क्या है, डोमेस्टिक क्या इकाई है हमारी। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो फ्रेंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही फॉर्मूला है वो हमारा है CaOH का ट्वाइस। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा 1/6 गुना। ठीक है, पृथ्वी पर अगर उसका भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 किलोग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट से जोड़े गए हैं, सर्किट में विद्युत धारा बतानी है। तो पहली बात जानिए फ्रेंड, ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला में, मतलब सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब भी प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनको सिंपली हमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, आर हमारा टोटल हो जाएगा 10 + 20 30 हो जाएगा। और हम एक फॉर्मूला जाते हैं ओम्स लॉ, V बराबर IR। तो I बराबर हो जाएगा फ्रेंड हमारा V/R, और V हमारा दिया है 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 30। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी श्रृंखला में जोड़े जाएंगे तो हम प्रतिरोध को सिंपली ऐड कर देंगे। अगर यही प्रतिरोध पैरेलल जुड़े होते, ठीक है, पैरेलल जुड़े होते तो क्या करते फ्रेंड, 1/R इक्वल टू हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2, और जितने भी जुड़े हुए हैं प्लस 1/R3, कैरी ऑन, इसको फॉरवर्ड आगे करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखे गए हैं। हैलोजन फ्रेंड जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस में होते हैं, हैलोजन में। इनको रखा गया फ्रेंड 17th समूह में रखा गया है। ठीक है, किस समूह में रखा गया है, 17th में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। श्रवणीय रेंज का मतलब होता है ऑडिबल रेंज। यहाँ पूछा है ऑडिबल रेंज से कम की ध्वनि को हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ऑडिबल रेंज जो होता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है फ्रेंड, 20K तक। इसके नीचे को हम बोलते हैं फ्रेंड इंफ्रासोनिक। ठीक है, और इससे ज्यादा को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जो 20 से नीचे के होते हैं उन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20K से ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर पूछा है कम रेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रासोनिक हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया। तो फ्रेंड यहाँ पर परमाणु संख्याओं के आधार पर, ये याद रखिए, परमाणु संख्याओं के आधार पर किसने किया है, मोजले ने किया है। ठीक है, अगर बात की जाए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तो मेंडलिस ने बनाया है, और डॉवर्नियर ने फ्रेंड सर्वप्रथम सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, डॉवर्नियर ने। और न्यूलैंड ने फ्रेंड, न्यूलैंड की थ्योरी को हम बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोजले ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कौन सी भरी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रेंड और भी हमारे पास अगर नोबल गैसेस अगर भरी होती है जैसे नियॉन, आर्गन, तो उस पर हम टिक लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही निष्क्रिय गैस होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्रोजन जो होता है फ्रेंड, वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति को बदलाव लाता है। तो फ्रेंड ये हमारा है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो है फ्रेंड ये युवा मतलब एडोलसेंस में ये जो ग्लैंड होते हैं हमारे फ्रेंड वो सिक्रीट करता है। और ये टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है फ्रेंड, ह्यूमन बॉडी के जो मेन होते हैं उनके टेस्टिस से ये प्रोड्यूस होता है। और इनका काम क्या होता है फ्रेंड, ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी बाहर की तरफ निकलती है उसमें बोलते हैं उष्माक्षेपी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं फ्रेंड। और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसमें बोलते हैं उष्माशोषी, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है गर्मी उत्पन्न करते हैं मतलब उष्माक्षेपी, मतलब उनके अंदर से एनर्जी क्या हो रही है फ्रेंड, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? फ्रेंड यहाँ बताना है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पर m हमारा मास है, g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हमारी हाइट है। जो g का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप यूनिट भी याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो फ्रेंड हाफ mv स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, त्वरण की बीमा होगी। तो फ्रेंड बीमा को कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो फॉर्मूला पहले हम इसके यूनिट जान लेते हैं। त्वरण क्या होता है फ्रेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है फ्रेंड, त्वरण की यूनिट होती है। और मीटर को हम डिनोट करते हैं एल से, और यहाँ पर सेकेंड है फ्रेंड, सेकेंड को डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एम को डिनोट करते हैं, मीटर को डिनोट करते हैं एल से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से, तो टी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे एल टी के पावर -2। ये हमारी त्वरण की बीमा हो जाएगी। बीमाओं के निकालने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको सबके जो यूनिट हैं उनको आपको याद करना होगा। ठीक है, जितनी भी यूनिट है उनसे आप बीमाओं को निकाल सकते हैं। मीटर को डिनोट करते हैं फ्रेंड एल से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मास को। ठीक है, अगर किलोग्राम दिया होता तो वहां पर एम का यूज करते, कैपिटल एम का। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। तो इसको हम फोन बोलते हैं जीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये बताना है। तो पहले जानते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या है फ्रेंड। तो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इनको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनके बीच में होता है फ्रेंड डबल बॉन्ड या और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा एथेन है C2H6, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और मेथेन भी पूछेगा CH4, ते भी हमारे पास क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है फ्रेंड। बाकी एथीन और एसिटिलीन जो हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आता है। आपको क्लियर हो गया होगा, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा धातु जो है फ्रेंड, पता पूछा जा रहा है धातु, आप ये याद रखिए पहले धातु। तो ठीक है, पारा ऐसा मेटल है फ्रेंड जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अगर यहाँ धातु की जगह अधातु पूछता तो यहाँ पर ब्रोमीन ऑप्शन हमारा सही होता है। टंगस्टन का जो फ्रेंड सिंबल होता है वो होता है W। और टंगस्टन का जो यूज किया जाता है फ्रेंड बल्ब के फिलामेंट में बनाने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और लेड का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, लेड का सिंबल होता है Pb। ठीक है, इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 19 से मिली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तब वे किसका निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड ये करती हैं हमारी युग्मनज का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। मैंने अभी फ्रेंड बताया था कि त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एट
एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको हम त्वरण बोलते हैं। तो कभी भी फ्रेंड अगर वस्तु हमारी क्या है, स्थिर अवस्था से चल रही है, मतलब विरामावस्था से चल रही है, तो हमारा यू वहाँ पर हमेशा और हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन होता है फ्रेंड v माइनस यू अपॉन में टी, जहाँ पर v हमारी फ्रेंड है वो फाइनल वेलोसिटी है और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वो कितनी पहुंच जा रही है 5, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0, और डिवाइडेड बाय फ्रेंड कितनी टाइम ले रहा है वो 2 सेकंड का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक मैं फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड, एक्सेलरेशन निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पर v हमारा है वो फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी है, और t हमारा टाइम है, ठीक है। यहाँ पर स्थिर अवस्था मतलब विरामावस्था से स्टार्ट हो रही है, इसलिए u हमारा यहाँ पर 0 होगा, और 2 सेकंड के बाद वो कितनी वेलोसिटी गेन कर ले रही है 5 मीटर, मतलब v हमारा वो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो फ्रेंड गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पर हाफ, और जो हमारे पास m दिया हुआ वो 10, और जो हमारे पास स्पीड दी रखी है फ्रेंड वो हमारी है 5 की पावर 2 हो जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो ये हमारा आ जाएगा 125 जूल, ठीक है। आप यूनिट भी याद रखिए, यहाँ पर यूनिट में भी कई बार चेंजेस दे देता है, मतलब हमारे पास जितनी भी ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, वो सभी की यूनिट क्या होगी फ्रेंड, जूल होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड बताना कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो फ्रेंड जाइलम जो हमारा है वो एक जटिल ऊतक है, ठीक है, सरल ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं फ्रेंड, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ठीक है, ये जान लेते हैं पहले। सरल जो ऊतक जो होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके उदाहरण जो है फ्रेंड मृदुतक है, श्लेषोत्कक है और दृढ़ोतक ऊतक है, और जो जटिल ऊतक की एग्जाम्पल है वो दारू तथा फ्लोएम तथा जाइलम होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड हमारा सरल और जटिल ऊतक में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा टंगस्टन का गलनांक होता है। तो फ्रेंड टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, और टंगस्टन का जो सिंबल होता है फ्रेंड वो डब्ल्यू होता है। टंगस्टन का जो यूज किया जाता है फ्रेंड बल्ब में जो फिलामेंट होता है फ्रेंड उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आप इस बात को भी याद रखिएगा, टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है। और अगर बात की जाए फ्रेंड जो हीटर होते हैं उसमें किस तार का प्रयोग करते हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं नाइक्रोम की वायर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टंगस्टन पूछा था फ्रेंड, टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन फेफड़ों गलफेफड़ों तथा फेफड़ों दोनों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड ये जो उभयचर होते हैं एम्फीबियन होते हैं फ्रेंड, वो उनका जो श्वसन होता है वो गलफेफड़ों द्वारा भी होता है और फेफड़ों के द्वारा भी होता है, ठीक है। एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। पहले जानते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो फ्रेंड ये होगा हमारा 1s2 2p2 और 1s2 2s2 2p, और सॉरी फ्रेंड यहाँ पर हो गया 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो संयोजकता हो जाएगी वो 3 होती है, और अमोनिया का फॉर्मूला मैंने बताया NH3 होता है। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन जो जोड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड 1 किलोवाट आवर जो होता है फ्रेंड वो होता है हमारा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक ठीक है। देखिए अगर हमने 1 आवर को अगर कन्वर्ट किया सेकेंड्स में फ्रेंड तो ये हो जाएगा हमारा 3600, और जब किलो को चेंज करेंगे फ्रेंड ग्राम में तो हमारे पास आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जब इसको फ्रेंड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वॉट सेकेंड आ जाएगा फ्रेंड, और जूल को ही हम वॉट सेकेंड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर होता है। तो आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। पुरुष के नर जनन भाग को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। किसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? पुंकेसर बोलते हैं फूल के जो नर प्रजनन भाग को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो फ्रेंड उस समय जो तत्व ज्ञात थे वो थे 63। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा प्रोपेन में कार्यात्मक समूह है? प्रोपेनॉन में फ्रेंड ये बताना है, प्रोपेनॉन में कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? तो फ्रेंड यहाँ पर होगा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। ठीक है, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। हमारे पास जो हमारा प्रोपेनॉन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा CH3 दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और डबल बॉन्ड O। तो फ्रेंड ये कीटोन ग्रुप से जुड़ा होता है हमारा प्रोपेनॉन। ठीक है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? तो हमारा ये हमारा है कीटोन। फॉर्मूला हमारा प्रोपेनॉन का क्या हो जाएगा फ्रेंड? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3C फिर डबल बॉन्ड O। ये हमारा कीटोन का फॉर्मूला सॉरी प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो फ्रेंड ये होती है हमारी 346 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और फ्रेंड अगर बात की जाए प्रकाश की तो वो होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और ध्वनि की जो चाल सबसे फ्रेंड अधिकतम होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद गैसों में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैसों में होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसों में होती है ध्वनि की चाल। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। हम इसमें से बताना हमें मिश्र धातु में टीन किसमें प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड शोल्डर में प्रयुक्त होता है टीन। ठीक है, एक टाइप का एलॉय होता है फ्रेंड शोल्डर हमारा, उसमें हम टीन का प्रयोग करते हैं। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। हम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो फ्रेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होता है वो अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हमारा क्लियर, ठीक है, सही होगा लैंगिक प्रजनन से। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रजनन से सबसे अधिक विविधता किससे उत्पन्न होगी तो लैंगिक प्रजनन से होगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल जी का जो यूनिट होगा, इकाई होगा, वो क्या होगा? तो फ्रेंड पहले कैपिटल जी का मान जान लेते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। स्मॉल जी की फ्रेंड ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और कैपिटल जी का मान फ्रेंड पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता, जबकि स्मॉल जी का जो मान होता है फ्रेंड बहुत जगह वेरी करता रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो फ्रेंड यहाँ पर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन जो हमारा होता है Br वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है फ्रेंड रूम टेम्परेचर पे। अगर हमारा पूछता धातु तो हमारा आंसर हो जाता पारा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? ये बताना है हमें कि जब हम हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है तो हमें मिलता है फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करते हैं, जब फ्रेंड अपूर्ण दहन होता है मतलब अब्सेंस ऑफ एयर होने लगता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि एक काफ़ी हार्मफुल गैस है जो हमारे हीमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है फ्रेंड,
और ये हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से डिजॉल्व होती हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा फ्रेंड क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है जब हमारा पूर्ण दहन होता है तब। आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता था। तो फ्रेंड क्षैतिज स्तंभ को हम क्या कहते थे फ्रेंड, तो इसको हम बोलते थे, तो फ्रेंड इसको हम बोलते थे पीरियड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। आवर्त बोलते थे क्षैतिज स्तंभ को हम। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में फ्रेंड 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में हो जाती है। फ्रेंड जब भी हमारा फ्री फॉल का स्टेट होता है तो उस समय हमारा जो भारहीनता का अनुभव होता है। जब भी आप कभी लिफ्ट में बैठे हो, अगर उस लिफ्ट की जो वायर कट जाए, भगवान अगर ऐसा हो, अगर लिफ्ट की वायर अगर कट जाए तो फ्रेंड उस समय हमारा जो वेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, भारहीनता का अनुभव हमें होगा वहाँ पर। और जब अगर पूछा जाए कि लिफ्ट में आप हैं, सबसे ज़्यादा वेट कब आपको फील होगा, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और भार कब होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं मादा युग्मनज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट कंडक्टर इसमें से बताना है, तो फ्रेंड हमारा सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर अगर पूछा जाए, किसी भी मेटल को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रेंड उसकी चालकता जो होगी वो घट जाएगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, जब हम किसी मेटेलिक वायर को गर्म करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड, वो क्या करते हैं, वो उनको एनर्जी मिल जाती है, और फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोज करते हैं करंट के डायरेक्शन का, इसलिए जो इनका कोलिजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और रजिस्टेंस जो होता है फ्रेंड वो आर हमारा इंक्रीज हो जाता है जब हम किसी मेटेलिक वायर को गर्म करते हैं तब। ठीक है फ्रेंड, इस बात को भी याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सिल्वर। सिल्वर की प्रतिरोधकता जो होगी वो सबसे कम होगी, मतलब सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होगा इन चारों में। फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। और अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले जो मैंने जूनियर सुपर टेट का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वाली वीडियो मिलेंगी फ्रेंड, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू।